औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने वर्टिब्रेट के अंदर गैसेस एक्सचेंज का जो दूसरा तरीक़ेकार है गिल्स, उसके हवाले से हम बात करेंगे। गिल्स बेसिकली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिनके पास या तो वेस्कुलराइज्ड एपिडर्मिस हो सकती है या वेस्कुलराइज्ड डर्मिस मौजूद होती है। अब ये जो वेस्कुलराइज्ड लेयर है, चाहे वो डर्मिस हो या एपिडर्मिस हो, यही गैसेस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करेगी। कुछ लार्वल फॉर्म्स हैं फिशेस की, उनके पास बॉडी के बाहर जो है वो गिल्स मौजूद होते हैं और ऐसे को हम एक्सटर्नल गिल्स का नाम देते हैं। जबकि जो अडल्ट फिशेस हैं उनकी बॉडी के इनसाइड के ऊपर गिल्स मौजूद होते हैं, उन्हें हम इंटरनल गिल्स कहते हैं। गिल्स के अंदर गैस एक्सचेंज का एक ही तरीक़ेकार है जिसको हम काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। काउंटर करंट एक्सचेंज में क्या होता है कि पानी की डायरेक्शन एक तरफ होती है और जो ब्लड की जो डायरेक्शन होती है वो उससे ऑपोजिट होती है। अब जब दो चीज़ें ऑपोजिट मूव कर रही होती हैं तो उसकी वजह से डिफ्यूजन अच्छे तरीके से होती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये यहाँ पर हमने एक पिक्चर जो है वो अटैच की है। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ क्या दिखाया गया है कि वाटर की डायरेक्शन जो है वो एक तरफ है और उसके ऑपोजिट जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर जो है वो एंटर होता है फ़िश की बॉडी के अंदर या गिल्स के ऊपर एंटर होता है, तो उस वक्त उसके पास 100% ऑक्सीजन मौजूद होती है। लेकिन उसी वक्त उससे जो नीचे ब्लड है उसके अंदर 90% ऑक्सीजन होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 10% का डिफरेंस है, जिसकी वजह से वाटर से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होकर ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगी। सेम इसी तरीके से जब 10% डिफ्यूज़ होगी तो वाटर आगे चल के 90% हो जाता है, लेकिन उस वक्त जो नीचे वाला ब्लड है वो 80% के ऊपर होता है, तो फिर से यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाएगी। और इस तरीके से ब्लड की डायरेक्शन एक तरफ, वाटर की डायरेक्शन एक तरफ, और दोनों की क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, डैट से इसको हम काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। और इस काउंटर करंट एक्सचेंज की वजह से फिशेस के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है उनके गिल्स के अंदर। तो गिल्स के बाद हम लंग्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। एक लंग जो है वो बेसिकली एक इंटरनल सैक शेप रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद होता है। ये एक या एक से ज़्यादा भी इंटरनल ब्लाइंड पाउचेस की शक्ल में मौजूद हो सकता है, जिसका काम है एयर को अंदर एंटर करना और एयर को बाहर निकालना। जब हम इन लंग्स की रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को देखते हैं तो वो काफ़ी बारीक होती है, थिन होती है, और उसके ऊपर वेसल्स भी अच्छी खासी होती हैं। और यही जो थिन लेयर है और वेसल्स का होना उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जो लंग्स होते हैं ये छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर जो है वो एयर सैक्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड होते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया गैस एक्सचेंज के लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये जो ब्लाइंड पाउच है, मतलब कि जो लंग्स मौजूद होते हैं, ये एक्चुअल में एफिशिएंसी को एक लिमिट तक रखते हैं, कि मतलब एक हद तक जो है इसके अंदर गैस एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इसमें ये बात इस वजह से की जा रही है कि आप एट अ टाइम एक सांस जब आप लेते हैं, आप सिंगल ब्रेथ इन करते हैं, तो उस वक्त एक थोड़ी सी एयर आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है जिसके ज़रिए आप उसमें से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर हम मैमल्स और बर्ड्स को आपस में कंपेयर करते हैं, तो मैमल्स के बारे में कहा जाता है कि वो एक सांस में अपने अंदर जो एयर लेकर जाते हैं उसका 25% ऑक्सीजन सिर्फ उसमें से निकाल पाते हैं। जबकि बर्ड्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, तो उसके अंदर जब एक सांस जाता है तो वो जाने वाली एयर में से 90% ऑक्सीजन जो है वो कैप्चर कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा आपस में कंपैरिजन बताया गया था। अब हम देखेंगे कि वर्टिब्रेट लंग्स की एवोल्यूशन के हवाले से क्या बताया जाता है। सेकंड पैराग्राफ से हम बात शुरू करेंगे। हमें एविडेंसेस ये मिलते हैं कि जो लंग्स और स्विम ब्लैडर्स हैं ये एक्चुअल में न्यूमेटिक सैक से बने होंगे। अब न्यूमेटिक सैक क्या होता है? न्यूमेटिक सैक एक बलून की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रिमिटिव फिशेस, जो पुरानी फिशेस थी, उनके अंदर उनके वेंट्रल साइड के ऊपर अटैच था उनके इसोफेगस के साथ। मतलब जो फूड पाइप होती है उसके वेंट्रल साइड के ऊपर एक छोटा बलून की तरह का स्ट्रक्चर था, उसको आप न्यूमेटिक सैक कहते हैं। ये प्रिमिटिव फिशेस के अंदर मौजूद होता था। इसका काम क्या था? ये एक्चुअल में एक सप्लीमेंट्री गैस एक्सचेंज ऑर्गन था। मतलब नो डाउट फिशेस जो थी वो गिल्स के ज़रिए ही सारी रेस्पिरेशन करती थी, लेकिन कभी कभार क्या होता था कि पानी सूख जाने की वजह से वहाँ पर सिर्फ गारा सा रह जाता था और फिशेस को
ऑक्सीजन लेने के लिए फिर उस सरफेस के ऊपर आना पड़ता था, और वो जिस तरह हम सांस लेते हैं, मतलब कि एयर को अपने माउथ के अंदर लेकर जाते हैं, इसी तरीके से फ़िश भी जो है वो एयर को अपने माउथ के अंदर गल्प इन करती थी, अंदर की तरफ इनहेल करती थी, और वो जो एयर है वो इसी न्यूमेटिक सैक के अंदर जाती थी, फिर इसी न्यूमेटिक सैक से आगे फिर बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती थी। इन शॉर्ट ये कि जो फ़िशेस थे वो अपनी गिल्स के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर ये न्यूमेटिक सैक्स भी इस्तेमाल करते थे रेस्पिरेशन के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। लेकिन ये सोचा जाता है कि ये न्यूमेटिक सैक जो है ये आगे दो तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, एक स्विम ब्लैडर और एक लंग्स के अंदर। अब ये किस तरीके से, मतलब कि दो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर एवोल्यूशन हो गई। अब हम मॉडर्न बोनीफिशेस जो हैं उनके हवाले से बात करते हैं कि उनके अंदर स्विम ब्लैडर जो है वो मौजूद होता है, लेकिन ये जो स्विम ब्लैडर है ये उसके डाइजेस्टिव ट्रैक के डॉर्सल साइड के ऊपर मौजूद होता है, ऊपर वाली जगह के ऊपर मौजूद होता है। जबकि जो दूसरी अडाप्टेशन है वो है लंग्स का बन जाना, और जो लंग्स हैं वो वेंट्रल साइड के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसमें हमने ये सीखा कि सबसे पहले न्यूमेटिक सैक मौजूद हुआ करते थे, और उस न्यूमेटिक सैक के अंदर चेंजेस आती गई, और उसकी चेंजेस की वजह से दो तरफ एवोल्यूशन हुई। एक जो थे वो स्विम ब्लैडर बन गए, और दूसरी तरफ जो है वो लंग्स बन गए। अब स्विम ब्लैडर क्या होता है? स्विम ब्लैडर भी नो डाउट बलून की तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्विम ब्लैडर का मेन काम ये होता है एक फ़िश को बॉयंसी प्रोवाइड करना, उछाल प्रोवाइड करना। अगर फ़िश ने पानी के ऊपर जाना होता है तो ये स्विम ब्लैडर के अंदर पानी भर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी हल्की हो जाती है, और अगर उसने पानी के नीचे गहराई में आना होता है तो स्विम ब्लैडर में से हवा निकाल दी जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी हैवी हो जाती है, और वो फ़िश जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है। अब बेसिकली अगर हम कम्प्लेक्स लंग्स की एवोल्यूशन के हवाले से बात करें तो वो बताया गया है कि जिस जिस तरीके से एनिमल्स की बॉडी साइज़ बढ़ती गई, उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ता गया, तो उस तरीके से उनको बड़े लंग्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती गई, ताकि उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज भी उतना ज़्यादा अच्छा होता रहे। नेक्स्ट जो है वो हम लंग्स वेंटिलेशन के हवाले से बात कर सकते हैं। अब लंग्स वेंटिलेशन के हवाले से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि बेसिकली लंग्स वेंटिलेशन का मतलब ये है कि जो लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज चल रहा होता है। आप देखें, जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर जो एयर होती है वो ऑक्सीजनेटेड होती है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, जबकि हमारे लंग्स के आसपास जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो बड़ा सिंपल होता है कि हमारे लंग्स में से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ऐड हो जाती है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर आ जाती है, जिसको आप जो है वो फिर बाहर की तरफ एक्सहेल कर देते हैं। तो ये बेसिकली लंग वेंटिलेशन के हवाले से यहाँ पर बताया गया है। अब हम ये देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरीके से दो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए एयर को बॉडी के इनसाइड के ऊपर लेकर जाया जाता है या लंग्स वेंटिलेशन करवाई जाती है। दो मेथड हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग मैकेनिज़्म, और एक है नेगेटिव प्रेशर सिस्टम। जो पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग मैकेनिज़्म है ये बड़ा सिंपल सा है कि इसमें क्या होता है कि माउथ और जो फेरेंक्स वगैरह है उसके मसल्स को इस्तेमाल करके एयर को अंदर की तरफ धकेला जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे खाना खाया जाता है, कि मतलब कि जिस तरीके से अगर आपने नवाला लिया है मुंह के अंदर, उसको आप चिबाते हो और फिर आप खुद जो है उस नवाले को अंदर की तरफ जो है वो पुश करते हो। ये जो पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग मैकेनिज़्म है ये हमारे अंदर तो नहीं होता, ये एम्फीबियंस के अंदर होता है और रेप्टाइल्स के अंदर होता है, जो अपने माउथ के मसल्स को इस्तेमाल करके खुद एयर को अंदर की तरफ इनहेल करते हैं, और फिर जो लंग्स है वो अंदर से फोर्स लगाकर उस एयर को जो है वो बाहर की तरफ निकालते हैं। तो ऐसे मैकेनिज़्म को हम पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग मैकेनिज़्म कहते हैं। जबकि जो दूसरा मैकेनिज़्म है नेगेटिव प्रेशर सिस्टम, ये हमारे अंदर होता है। अब नेगेटिव प्रेशर सिस्टम के अंदर क्या है कि हमारी जो बॉडी कैविटी है वो एक्सपैंड और कंट्रैक्ट होती है। अगर आप 1 मिनट के लिए ठहर जाएं और अपने आप को गौर करें कि हम सांस किस तरीके से ले रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो थोरैसिक कैविटी है वो किस तरीके से एक्सपैंड और कंट्रैक्ट हो रही है, और वो खुद ब खुद हो रही होती है। और उसी के एक्सपैंड और कंट्रैक्ट होने की वजह से एयर खुद ब खुद हमारी बॉडी के अंदर सक्शन के ज़रिए चले जाती है। इसको हम नेगेटिव प्रेशर सिस्टम कहते हैं, कि हमारे लंग्स के अंदर एक प्रेशर ऐसे क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर आप कह सकें, वो क्रिएट होता है और एयर जो है वो भागकर खुद ब खुद बाहर से हमारे लंग्स के अंदर चले जाती है। और जब लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो फिर खुद ब खुद हमारे लंग्स से जो है एयर बाहर की तरफ आ जाती है, और इस तरीके से सारा सिस्टम चलता रहता है, जिसको हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का नाम देते हैं, और इसको हम ओवरऑल जो है वो नेगेटिव प्रेशर सिस्टम कहते हैं। अब टर्टल्स के हवाले से एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि जो टर्टल्स की रिब्स हैं
वो उनके कैरापेस का हिस्सा होती है, मतलब कि जो टर्टल होता है उसके शेल के साथ ही उसकी रिब्स लगी होती हैं। तो बताया जाता है कि जिस तरीके से हमारी रिब्स जो हैं वो एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करती हैं, टर्टल तो फिर इस तरीके से नहीं कर सकता कि उसके जो मतलब कि जो रिब्स के जो मसल्स हैं वो तो उसको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प नहीं करेंगे। तो फिर ऐसी क्या चीज़ उसके पास होती है जो कि उसको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के अंदर हेल्प कर रही होती है, क्योंकि उसके अंदर भी नेगेटिव प्रेशर सिस्टम ही है। तो बताया जाता है कि उसके जो विज़रल मसल्स हैं, विज़रल मसल से मुराद ये है कि जो उसके एब्डोमेन के अंदर जो मसल होते हैं, बेली के अंदर जो मसल्स होते हैं, वो उसमें कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से उस टर्टल के अंदर वॉल्यूम का चेंज होता है, और वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से उसके अंदर एयर जाती है, और जैसे ही अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो एयर खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। तो इसमें सिंपली आपने ये याद रखना है कि वो अपने विज़रल मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके अपनी बॉडी के अंदर एयर को इनहेल और एक्सहेल करता है। लास्ट स्लाइड है हमारे पास कि जैसे जैसे मेटाबॉलिक रेट्स हाई होते हैं, ज़ाहिर बात है बर्ड्स जो हैं उन्होंने फ्लाई करना होता है, उड़ना होता है, तो उनका जो हाई मेटाबॉलिक रेट है उसके लिए ऑक्सीजन भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, और ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होने के लिए ज़रूरी है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेहतर हो। तो बर्ड्स के अंदर भी एक्चुअल में नेगेटिव प्रेशर सिस्टम ही मौजूद होता है, जिसके ज़रिए जो एयर है वो लंग्स के अंदर जाती है और वहाँ से बाहर निकलती है। अब याद रखिएगा बर्ड्स के अंदर स्पेशल लंग्स वेंटिलेशन होती है, इसको हम वन वे फ्लो भी कहते हैं। बर्ड्स के अंदर वन वे फ्लो भी होता है, और ये मोर एफिशिएंट है दैन मेमेलियन लंग्स, के मतलब हमारे से भी अच्छे जो लंग्स हैं वो बर्ड्स के हवाले से हैं। अब इसमें किस तरीके से होगा, इसको आप एक सिंपल डायग्राम के ज़रिए सीख सकते हैं। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो है वो छोटे छोटे थैलियाँ मौजूद होती हैं, उनको हम सैक्स कहते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर वो थैली थोरैसिक रीजन के अंदर होगी तो उसको हम थोरैसिक सैक कहते हैं, और अगर एब्डोमिनल रीजन के अंदर होगी तो उसको हम एब्डोमिनल सैक कहते हैं। और इनके जो लंग्स होते हैं उनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम पैराब्रोंकाई कहते हैं, और इन्हीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर सारा गैसेस एक्सचेंज होता है। मतलब इन्हीं पैराब्रोंकाई के इर्द गिर्द जो है वो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, जिनसे सारा गैस एक्सचेंज यहाँ पर होता है। बर्ड्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का सारा सिस्टम है वो 2 साइकिल्स के अंदर 2 स्टेप के ऊपर कंसिस्ट करता है। इसको बड़े ध्यान से ज़रा समझिएगा, और बड़ा आसान है और इजी है। जैसे ही बर्ड जो है वो अपने नेज़ल कैविटी से एयर को इनहेल करता है, तो वो जो एयर है वो आप इधर देख सकते हैं कि रेड एरो के अंदर वो ब्रोंकस से होता हुआ एब्डोमिनल सैक के अंदर जाकर वो एयर इकट्ठी हो जाती है, और बाद में वो जो एब्डोमिनल सैक है वो उसको कंट्रैक्ट करते हैं, और कंट्रैक्ट करने के बाद जो है वो क्या होता है कि वो जो एयर है वो पहुंच जाती है कहाँ पर, पैराब्रोंकाई के पास। अब जैसे ही पैराब्रोंकाई के पास वो एयर पहुंचती है तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज शुरू हो जाता है, और पैराब्रोंकाई से फिर वो जो एयर निकल कर फिर थोरैसिक सैक के अंदर थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है, और फिर बाद में थोरैसिक सैक से वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से ये वन वे फ्लो इसके अंदर होता है, कि मैं इसको एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ कि जो एयर है वो पहले ब्रोंकस के अंदर एंटर होगी और जाएगी एब्डोमिनल सैक्स के पास। एब्डोमिनल सैक से फिर इसको पुश किया जाता है पैराब्रोंकाई के पास। पैराब्रोंकाई से फिर इसको भेजा जाता है थोरैसिक सैक के पास, और थोरैसिक सैक से ये फिर बाहर चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वन वे फ्लो होता है, और इस वन वे फ्लो होने की वजह से बर्ड्स जो हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से गैस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो कर पाते हैं। तो ये बेसिकली बर्ड्स के हवाले से यहाँ था कि इनके अंदर जो सारी जो प्रोसेस है उसको आप 2 साइकिल्स के अंदर, 2 ब्रीदिंग साइकिल्स के अंदर जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और क्लास के अंदर भी हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।